आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं अगर ईरान की जंग इजराइल के साथ है, ऑपरेशन राइजिंग लायन, हमला इसराइल ने किया है, हमला अमेरिका ने किया है, तो फिर आखिर ईरान मुसलमान कंट्रीज पर क्यों हमला कर रहा तो उसने कतर के ऊपर मिसाइल फेंक दिया, या उसने कवेत के ऊपर मिसाइल फेंक दिया, उसने सऊदी अरब रियाद के ऊपर मिसाइल फेंक दिया। लेकिन ईरान कहता है कि वो मुसलमान कंट्रीज पर नहीं बल्कि इन मुसलमान कंट्रीज के अंदर अमेरिका और इजराइल के बेसिस को टारगेट कर रहा है। Use of drone attacks targeting a US military base. अगर ईरान की ये बात ठीक है तो फिर यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन पैदा होता है, आखिर इन मुसलमान कंट्रीज के अंदर अमेरिका के ये बेसिस कर क्या रहे हैं? Those are US military bases, a huge presence there. और क्यों इन अरब बादशाहों ने अमेरिका की फौज को अपने मुल्क के अंदर रहने की इजाजत दी है? अमेरिका के इन बेसिस को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, ऑल द वे टू वर्ल्ड वॉर वन। वर्ल्ड वॉर वन मुसलमानों की तरफ से उनकी आखिरी सुपर पावर बहुत ही बहादुरी से लड़ रही थी, उस्मानिया खिलाफत। लेकिन बहुत बहादुरी से लड़ने के बाद भी वर्ल्ड वॉर वन में उस्मानिया खिलाफत हमेशा के लिए खत्म हो गई। उस्मानिया खिलाफत के टूटने की वजह से वो सारे इलाके जहां पर उस्मानिया खिलाफत की हुकूमत थी वो सब आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके उस्मानिया खिलाफत के हाथ से निकलने लगे और उन सारे इलाकों को ब्रिटिश एम्पायर और उसके साथियों ने मुसलमानों से छीन लिया, जिसके बाद इस पूरे इलाके को ब्रिटिश एम्पायर ने कंट्रोल कर लिया। लेकिन ब्रिटिश एम्पायर को पहले दिन से अच्छी तरह पता था कि अरब के आम मुसलमान कभी भी किसी अंग्रेज को अपना लीडर नहीं मानेंगे। इसीलिए ब्रिटिश एम्पायर ने अब इन अरब कंट्रीज को अपने कंट्रोल में रखने के लिए एक बहुत ही जबरदस्त और सीक्रेट प्लान बनाया। ब्रिटिश एम्पायर ने अरब के बादशाहों से कहा कि आप ही इन सारे इलाकों के बादशाह रहेंगे, यहां के मुसलमानों के सारे फैसले आप करेंगे, यहां की सड़कें, ब्रिजेस और बिल्डिंग्स आप ही बनाएंगे, ताकि अरब के लोग आपको ही अपना असल बादशाह समझें। लेकिन असल में ऐसा नहीं होगा। तुम बादशाह सिर्फ सड़कें और बिल्डिंग्स ही बना सकोगे, लेकिन अरब दुनिया की सारी फौज और डिफेंस हमारे पास होगा। मतलब हमारी इजाजत के बगैर तुम बादशाहों की फौज कुछ नहीं कर पाएगी। It had its own king, it had its own navy, had its own army, but the British Empire was protecting it by occupying, controlling and extracting its resources. जिसके बाद पहली बार पूरी अरब दुनिया में ब्रिटिश एम्पायर ने अपनी फौज के बेसिस बनाए और हिस्ट्री में पहली बार अंग्रेजों की फौज आकर पूरी अरब दुनिया में फैल गई। यह ब्रिटिश एम्पायर का बहुत ही जबरदस्त प्लान था, क्योंकि मुसलमानों को लग रहा था कि उनका बादशाह एक मुसलमान और अरब है, लेकिन असल में ये सारे बादशाह बस पपेट्स थे और पूरी अरब दुनिया असल में ब्रिटिश एम्पायर के इन्हीं बेसिस से चलती थी। आने वाले कई सालों तक दुनिया इसी तरह चलती रही, लेकिन आखिर दुनिया में एक ऐसा वाकया हुआ जिससे ब्रिटिश एम्पायर आहिस्ता आहिस्ता हर तरफ टूटने लगा। वर्ल्ड वॉर टू। वर्ल्ड वॉर टू में ब्रिटिश एम्पायर और जर्मनी के हिटलर की लड़ाई शुरू हुई। यह जंग ब्रिटिश एम्पायर जीत तो गई, लेकिन इस जंग में ब्रिटिश एम्पायर का इतना नुकसान हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता ब्रिटिश एम्पायर टूटने लगा और ब्रिटिश एम्पायर के पास अब इतना पैसा था ही नहीं कि वो पूरी दुनिया में अपने फौज के बेसिस को मैनेज कर सके। इसीलिए आने वाले कई सालों में आहिस्ता आहिस्ता ब्रिटिश एम्पायर मुसलमान मुल्कों से अपनी फौजें निकालने लगी और आखिर कुछ ही सालों में पूरी अरब दुनिया ब्रिटिश एम्पायर की फौज से खाली हो गई। वर्ल्ड वॉर टू के बाद ब्रिटिश एम्पायर तो तबाह हो चुकी थी।
लेकिन ब्रिटिश एम्पायर के बाद अब दुनिया में एक नई सुपर पावर आ चुकी थी, अमेरिका। And we will make America great again. इसीलिए वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने से पहले ही अरब बादशाह अब ब्रिटिश एम्पायर को छोड़कर अमेरिका के साथ मीटिंग्स करना शुरू कर चुके थे। इसीलिए ब्रिटिश एम्पायर के टूटते ही अब ब्रिटिश एम्पायर की जगह अमेरिका की फौज आकर अरब मुल्कों में अपने बेसिस बनाने लगी। लेकिन ये बेसिस बहुत ही छोटे छोटे थे और सिर्फ अरब की ऑयल की हिफाजत के लिए थे। लेकिन पहले ही दिन से अमेरिका बिल्कुल ब्रिटिश एम्पायर की तरह अरब मुल्कों में अपने बड़े बड़े बेसिस बनाना चाहता था। और अमेरिका चाहता था कि जिस तरह इससे पहले ब्रिटिश एम्पायर अपने इन बेसिस से अरब के बादशाहों को अपने कंट्रोल में रखता था, अब उसी तरह अमेरिका अपने बड़े बड़े बेसिस बनाकर इन अरब बादशाहों को अपने कंट्रोल में रखे। लेकिन यह कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि अब अमेरिका के सामने एक ऐसा बादशाह आ चुका था जो अमेरिका को ऐसा करने की इजाजत नहीं दे रहा था। और ऑफ कोर्स ये वही बादशाह था जिसका नाम हम इस चैनल पे बार बार लेते हैं, सऊदी अरब का बादशाह शाह फैसल। शाह फैसल ने आते ही सबसे पहले अमेरिका के छोटे छोटे बेसिस को सऊदी अरब से बाहर निकलने का हुक्म दिया, जो इससे पहले उसके बाप अब्दुल अजीज ने बनाए थे। शाह फैसल की पूरी बादशाहत में पूरी अरब दुनिया में सिर्फ एक अमेरिका के बेस के अलावा और कोई भी बेस नहीं था। लेकिन जैसे ही शाह फैसल को अचानक धोखे से शहीद कर दिया गया, शाह फैसल के बाद उसका भाई खालिद सऊदी अरब का बादशाह बना। शाह खालिद बिल्कुल भी अपने भाई की तरह नहीं था कि वो सुपर पावर अमेरिका के सामने खड़ा हो सके। इसीलिए अब शाह फैसल के जाने के बाद अमेरिका आसानी से अपने पुराने प्लान पर काम कर सकता था और सारे अरब कंट्रीज में अपने बेसिस बना सकता था। लेकिन हमेशा की तरह अब भी अमेरिका को एक ऐसे बहाने की जरूरत जिससे वो अरब दुनिया की तरफ अपनी फौज भेजे। और आखिर अमेरिका को यह बहाना मिल गया और अमेरिका के इस बहाने का नाम था सद्दाम हुसैन। जैसे ही सद्दाम हुसैन इराक का बादशाह बना, पहले तो वो अमेरिका और अरब के बादशाहों का बहुत क्लोज दोस्त था, बल्कि इन्हीं के कहने पर सद्दाम हुसैन ने आते ही ईरान के खुमैनी पर हमला कर दिया, जिसके बाद सद्दाम हुसैन ने अगले 8 साल तक ईरान के साथ एक बहुत ही खतरनाक जंग लड़ी। जंग के स्टार्टिंग में तो ऐसा लग रहा था कि सद्दाम हुसैन ये जंग जीत जाएगा, लेकिन जैसे जैसे जंग गर्म होती गई और आहिस्ता आहिस्ता सद्दाम हुसैन के पास ये जंग लड़ने के लिए पैसे खत्म होने लगे। इसीलिए अब सद्दाम हुसैन अपने आप को बचाने के लिए अपने इन अरब दोस्तों से बहुत सारा कर्जा लेने लगा। ये देखकर अरब बादशाहों ने भी सद्दाम हुसैन को खुशी से बिलियंस ऑफ डॉलर्स का कर्जा दिया। कहा जाता है ये कर्जा 60 बिलियन डॉलर्स था। लेकिन ये सारा पैसा लेने के बाद भी 8 साल के बाद सद्दाम हुसैन ये जंग बुरी तरह हार गया। जंग खत्म होने के बाद अरब बादशाहों ने सद्दाम हुसैन से कहा कि अब तो जंग खत्म हो चुकी है, तो अब अच्छे बच्चों की तरह हमारा सारा कर्जा हमें वापस दो। लेकिन ये सुनकर सद्दाम ने इन बादशाहों से कहा कि किस चीज के पैसे? ये जंग तो मैंने तुम लोगों के कहने पर लड़ी थी और अब तुम लोग मुझसे कर्जा वापस मांग रहे हो। मतलब सद्दाम हुसैन ने क्लियरली इन अरब बादशाहों को बता दिया कि मैं तुम्हें 1 रुपया भी वापस नहीं दूंगा। और यहाँ से पहली बार अरब बादशाहों और सद्दाम हुसैन की आपस में दुश्मनी शुरू हुई। सद्दाम हुसैन की ये बातें सुनकर अरब बादशाहों को बहुत गुस्सा आया, बल्कि एक अरब कंट्री कुवैत के बादशाह ने सद्दाम हुसैन की इकोनॉमी को गिराने के लिए अपनी ऑयल की प्रोडक्शन बढ़ा दी और पूरी दुनिया में ऑयल की प्राइसेस जबरदस्ती गिराने लगा, जिससे ऑफ कोर्स सद्दाम हुसैन की इकोनॉमी तेजी से गिरने लगी। ये देखकर वो सद्दाम हुसैन जो किसी जमाने में इन अरब बादशाहों का बहुत अच्छा दोस्त था, अब इन अरब बादशाहों से नफरत करने लगा। और आखिर सद्दाम हुसैन ने फैसला किया कि अब वो कुवैत के बादशाह को सबक सिखाने के लिए पूरे कुवैत पर हमला करेगा। लेकिन हमला करने से पहले सद्दाम हुसैन को सिर्फ एक चीज का डर था और वो था सुपर पावर अमेरिका। सद्दाम हुसैन को इस बात का डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि जैसे ही वो कुवैत पर हमला करे, कुवैत को बचाने के लिए
अमेरिका सामने आए और उल्टा सद्दाम पर ही हमला कर दिया। इसीलिए हमले से पहले सद्दाम हुसैन ने इराक में अमेरिका के एम्बेसडर के साथ एक मीटिंग की और अमेरिका के एम्बेसडर को क्लियरली बताया कि मैं कुछ ही दिन बाद कुवैत पर हमला करने वाला हूं। जिस पर अमेरिका के एम्बेसडर ने जवाब दिया कि ये आप अरब बादशाहों का आपस का मसला है। और अमेरिका ने भी क्लियरली बताया कि अगर सद्दाम कुवैत पर हमला करेगा तो हम सद्दाम को नहीं रोकेंगे और हमारा इस जंग से कोई ताल्लुक नहीं होगा। तो अब जब अमेरिका से सद्दाम हुसैन को इजाजत मिल चुकी थी, सद्दाम हुसैन ने अपनी पूरी फौज को जंग के लिए रेडी होने का हुक्म दिया। और आज से 30 साल पहले रात के अंधेरे में सद्दाम हुसैन ने अपनी पूरी ताकत के साथ कुवैत पर हमला कर दिया। इराक की पूरी फौज कुवैत के अंदर घुस गई। कुवैत इराक के पास एक छोटा सा मुल्क है जिसके पास अपनी कोई ज्यादा फौज थी भी नहीं। इसीलिए सद्दाम हुसैन ने सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर पूरा कुवैत फतह कर लिया। और कुवैत फतह करते ही सद्दाम हुसैन के पास कुवैत की पूरी ऑयल का कंट्रोल भी आया, जहां हर दिन ऑयल के मिलियंस ऑफ बैरल्स बनते थे। और इस तरह सिर्फ 2 दिनों में सद्दाम हुसैन अरब दुनिया का सबसे ताकतवर बादशाह बना, जिसका सद्दाम हुसैन और उसके बेटे जश्न मना रहे थे। लेकिन सद्दाम हुसैन को पता नहीं था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। जैसे ही सद्दाम हुसैन ने कुवैत को फतह किया, इससे पहले अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को कुवैत पर हमले की इजाजत दे दी थी और सद्दाम से कहा था कि हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन जैसे ही सद्दाम हुसैन ने कुवैत फतह कर लिया, अमेरिका ने अचानक अपना पूरा स्टांस बदल दिया और यहां से अमेरिका की एक ग्रैंड साजिश शुरू हुई। अमेरिका बिल्कुल सीक्रेटली अरब के बादशाहों से मिलने लगा और उन्हें कहा कि सद्दाम सिर्फ कुवैत नहीं बल्कि कुवैत के बाद एक एक करके तुम सारों को भी नहीं छोड़ेगा। अमेरिका ने सऊदी अरब के बादशाह को अपनी सैटेलाइट से तस्वीरें भी दिखाई कि किस तरह सद्दाम उन पर हमला करने वाला है, जिसे देखकर सऊदी अरब का बादशाह वाकई में डरने लगा। लेकिन यह सब बिल्कुल झूठ था और यह सब सिर्फ अमेरिका की एक बहुत बड़ी साजिश थी। और इस तरह अमेरिका ने सारे अरब बादशाहों को अपनी चाल में फंसा दिया था। अरब के बादशाह अब अमेरिका से भीख मांगने लगे कि अमेरिका उन्हें सद्दाम हुसैन से बचाए। लेकिन अमेरिका ने इन बादशाहों के सामने एक शर्त रखी कि मैं तुम्हें तब ही बचा पाऊंगा जब तुम बादशाह मुझे अरब की जमीनों पर अमेरिका की फौज के बड़े बड़े बेसिस बनाने की इजाजत दोगे। और ऑफ कोर्स सारे अरब बादशाहों ने अमेरिका के सामने अपना सर झुका दिया, जिसके बाद सबसे पहले अमेरिका ने अपना बेस सऊदी अरब में बनाया। और सऊदी अरब को देखकर अरब के बाकी बादशाहों ने भी ऐसा ही किया। और इसी तरह अमेरिका ने अपना बेस कतर, बहरीन और यूएई में भी अपने बेसिस बनाए। यहां पर एक बात समझना लाजमी है, जिस तरह आज अमेरिका के प्रेसिडेंट पर इजराइल का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, इसी तरह आज से 30 साल पहले भी इजराइल का अमेरिका पर एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था। मतलब अरब दुनिया में अमेरिका के ये बेसिस सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं बल्कि किसी भी वक्त इजराइल के लिए भी यूज हो सकते थे। जैसे ही अमेरिका के बेसिस तैयार हुए, अमेरिका ने इन्हीं बेसिस से कुवैत में सद्दाम हुसैन की फौज पर हमला कर दिया। और ऑफ कोर्स सद्दाम हुसैन भी कुछ ही दिन में कुवैत खाली करके वहां से वापस इराक चला गया और कुवैत अब अमेरिका के कंट्रोल में आया। और अमेरिका ने कुवैत में भी अपने बड़े बड़े बेसिस बनाए। अब अमेरिका का बहाना खत्म हो चुका था और सद्दाम हुसैन कुवैत से जा चुका था। तो फिर चाहिए तो यह था कि अमेरिका अरब दुनिया से अपने बेसिस को खत्म करके यहां से वापस चला जाए। लेकिन यहां पर पूरी दुनिया को समझ आई कि यह बस अमेरिका की एक साजिश थी और अमेरिका ने इन सब को अपनी चाल में फंसाकर हमेशा के लिए अपने बेसिस अरब दुनिया में बना दिए थे। और इसी तरह उस दिन से लेकर आज तक अमेरिका की फौज अरब दुनिया में उसी तरह बैठी हुई है। और अब ईरान ने अमेरिका के हर एक बेस पर हमला किया है। लेकिन आखिर ईरान को अमेरिका के इन बेसिस से प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि पिछले 35 सालों से अमेरिका के ये बेसिस खामोश नहीं बैठे।
बल्कि जिस मुसलमान कंट्री ने भी इजराइल और अमेरिका को आंखें दिखाने की कोशिश की है, अमेरिका इन्हीं बेसिस से उन सब को तबाह करता रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आज से 25 साल पहले जब अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स पर हमला हुआ, that a plane has crashed. अमेरिका ने इन्हीं बेसिस से अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को वहां से हटाकर अमेरिका ने वहां भी अपना एक नया बड़ा बेस बनाया, बगराम एयरबेस। और अफगानिस्तान की 20 साल की जंग में अमेरिका इन्हीं बेसिस को यूज करता रहा। अफगानिस्तान के बाद अमेरिका ने अपना दूसरा हमला इराक के सद्दाम हुसैन पर किया। यह हमला भी अमेरिका ने अपने इन्हीं बेसिस से किया था। और फिर अपने इन्हीं बेसिस से अमेरिका ने पूरे इराक को तबाह कर दिया। इन्हीं बेसिस से अमेरिका सीरिया पर भी बमबारी करता रहा और इवन गद्दाफी को भी मारने में अमेरिका के इन बेसिस को कहीं ना कहीं यूज किया गया। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि यही वो बेसिस है जिनसे अमेरिका हमेशा इजराइल को प्रोटेक्ट करता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, आज से कुछ साल पहले जब इजराइल ने गजा पर हमला किया, यह देखकर यमन की गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि आज के बाद इजराइल की तरफ जो भी कश्ती हमारे पास से गुजर कर जाएगी, हम उसे उड़ा देंगे। जिससे इजराइल की इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा धचका भी मिला था। लेकिन अब जब इजराइल की इकोनॉमी खराब हो रही थी, अमेरिका के इन्हीं बेसिस से अमेरिका ने यमन पर 1000 मिसाइल फायर करके यमन को ऐसा करने से रोक दिया। और इस तरह अमेरिका ने इजराइल की इकोनॉमी को दोबारा ठीक किया। इन शॉर्ट, अरब दुनिया में अमेरिका के इन्हीं बेसिस ने पिछले 40 साल से पूरी मुसलमान दुनिया को गर्दन से पकड़ा हुआ है। और इन्हीं बेसिस की वजह से दुनिया में कोई भी मुसलमान कंट्री अमेरिका के सामने अपना सर नहीं उठा सकती। आखिर 40 साल बाद जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया, The United States military began major combat operations in Iran. ईरान पिछले 40 साल में पहला ऐसा इस्लामिक मुल्क बना जिसने अमेरिका के इन बेसिस पर हमले किए हैं। जैसे ही जंग शुरू हुई, कहा जाता है सबसे पहले हमलों में से एक अमेरिका ने दुबई के अल दफरा एयरबेस से ईरान पर किया था। इसी तरह कुवैत और बहरीन के बेसिस से भी ईरान पर हमले किए गए। इसीलिए ईरान ने भी इसके जवाब में अमेरिका के एक एयरबेस को टारगेट करके हमले किए। Military bases have been repeatedly attacked by Iran. सबसे पहले ईरान ने कुवैत में अमेरिका के बेस कैंप आरिफजान पर हमला किया। ये अरब दुनिया में अमेरिका का सबसे बड़ा वेयर हाउस था, जहां पर अमेरिका अपने ट्रक्स, टैंक्स और मिसाइल स्टोर किया करता था। और यहीं से अमेरिका के जहाजों और हेलीकॉप्टर्स पर मिसाइल फिट किए जाते थे। ईरान के हमलों के बाद सिर्फ कुछ लोगों के बजाय बाकी अमेरिका की पूरी फौज ये बेस खाली करके भाग गई और कुवैत के होटलों और बिल्डिंग्स में छुप गई। इसी तरह ईरान ने इराक में भी अमेरिका के बेसिस पर हमले किए और यहां पर ईरान ने अमेरिका का एक बहुत बड़ा रीफ्यूलिंग जेट तबाह कर दिया। तीसरा हमला ईरान ने कतर में अमेरिका के बेसिस पर किया और कतर में अमेरिका का यह बेस अमेरिका की फौज का सबसे बड़ा बेस था। और यहां पर ईरान के हमलों से अमेरिका का सबसे बड़ा रेडार सिस्टम तबाह हो गया, जिसकी कीमत $1 बिलियन से भी ज्यादा थी। इसके बाद ईरान ने सऊदी अरब के अमेरिका के बेस पर भी हमला किया और इस हमले में भी ईरान ने अमेरिका के 5 बड़े जहाजों को तबाह कर दिया। और आखिर ईरान ने यूएई में अमेरिका के बेस पर भी हमला किया और कहा जाता है ये वही बेस है जिससे अमेरिका ने ईरान में एक स्कूल पर हमला करके ऑलमोस्ट 200 बच्चियों को शहीद कर दिया था। ईरान ने ये हमले बहुत ही सोच समझकर किए थे, क्योंकि हमलों से पहले ईरान इन अमेरिका के बेसिस की तरफ 50 या 60 ड्रोन्स भेजता था और अमेरिका के बेसिस के डिफेंस सिस्टम इन ड्रोन्स को गिराने में बिजी हो जाते थे। और जब ये डिफेंस सिस्टम बिजी होता था, तब ईरान अपने हाइपरसोनिक मिसाइल से इन बेसिस पर हमला करता था। ये ऐसे मिसाइल्स हैं जो साउंड की स्पीड से भी तेज जाते हैं,
लेकिन ईरान के इन सारे हमलों में एक बहुत बड़ा मसला था। ये सारे मिसाइल और ड्रोन सिर्फ अमेरिका के बेसिस पर नहीं, बल्कि अरब कंट्रीज के कुछ बिल्डिंग्स और होटलों पर भी लगे हैं, जिनमें से कुछ के लिए तो ईरान के प्रेसिडेंट ने माफी भी मांगी, लेकिन बाकियों के लिए ईरान ने कहा कि हमने ये हमले किए ही नहीं है। तो फिर क्वेश्चन ये कि आखिर कहां से अरब कंट्रीज में ये हमले हो रहे हैं? कहा जाता है कतर, सऊदी और यूएई में बहुत सारे इजराइल के ऐसे एजेंट्स पकड़े गए जो इन अरब कंट्रीज में धमाके कर गए। ये दिखाना चाहते हैं कि ये धमाके ईरान ने किए हैं। In Qatar and Saudi Arabia, authorities arrested Mossad agents planning on committing bombings in those countries. Now, that's weird. ताकि इजराइल एक बार फिर मुसलमानों में शिया सुन्नी वाली बातों को जिंदा करके मुसलमानों को आपस में लड़ा सके। इनके अलावा कुछ बिल्डिंग्स ऐसे भी हैं जिन्हें ईरान खुद टारगेट कर रहा है, और ईरान का कहना यह है कि इन बिल्डिंग्स में CIA और मोसाद ने अपने सीक्रेट ऑफिसेस बनाए हुए हैं, और अमेरिका के इन बेसिस पर इतने प्रिसाइज हमले करने से ईरान ने अमेरिका को भी हैरान कर दिया है। Nobody expected that. We were shocked. और अब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामेनाई ने भी ऐलान कर दिया कि जब तक अमेरिका के बेसिस इन मुसलमान कंट्रीज में रहेंगे, ये जंग इसी तरह चलती रहेगी। Israel wants to hurt Iran and Qatar and UAE and Saudi and Bahrain and Oman and Kuwait. And they've succeeded.